सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स डिसऑर्डर्स दैट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में। ठीक है, ओके। मतलब प्लेटलेट डिसऑर्डर मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज़ बेसिकली डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो डिफेक्ट्स कहीं टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट डिसऑर्डर मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को हमने बेसिकली किस किस अभी तक हमने देखा, दैट इज़ द पिछली वीडियो में देखा था, दैट इज़ द एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, वहाँ पे भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा था। एंड इन द एप्लास्टिक अनीमिया, वहाँ पे भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा था। तो हम अलग से प्लेटलेट डिफेक्ट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो मैंने टाइप्स इधर पे डिवाइड किया, दैट इज़ द फंक्शनल प्लेटलेट डिसऑर्डर एंड क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। ओके, तो फंक्शनल प्लेटलेट डिसऑर्डर पहले देख लेते हैं। उसमें क्या है, दैट इज़ द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है बट ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो ब्लीडिंग टाइम क्यों इंक्रीज होगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स मैंने इधर पे दे रखा है। ठीक है, दैट इज़ द बेनार्ड सोलियस डिजीज़, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी, ग्लेजमैन्स डिजीज़, डिक्रीज इन फाइब्रिनोजन एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। ओके, दैट सच एज एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या है कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है, प्लेटलेट काउंट तो नॉर्मल है। ठीक है, बट ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब प्लेटलेट काउंट मैंने सॉरी सॉरी करेक्ट आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट नहीं है बट ब्लीडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ द बेनार्ड सोलियर डिजीज़, ग्लेसमैन डिजीज़, डिक्रीज इन फाइब्रिनोजन एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग्स की वजह से एंड विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी। अब क्वांटिटेटिव इफेक्ट में क्या है, दैट इज़ उसमें डिक्रीज इन प्लेटलेट्स हो रहा है, तो इधर पे ब्लीडेड टाइम ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दैट इज़ लेस देन 1 लाख सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, एंड नॉर्मल काउंट कितना होता है, दैट इज़ 1.4 to 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। तो गाइज ये हमको याद रखना है। ठीक है, प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट दैट इज़ 1.5 to 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। डिक्रीज इन प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन बोन मैरो। ठीक है, तो एक्टिव एंड हाइपो एक्टिव। तो एक्टिव में दैट इज मेगा कैरियोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट, मेगा कैरियोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एंड जो हाइपो एक्टिव है दैट इज ए मेगा कैरियोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, ओके, तो ये दो उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब मेगा कैरियोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, तो ये दो क्लासेस के जो एग्जाम्पल्स मैं दूंगा अभी। ठीक है, तो मतलब जो डिक्रीज प्लेटलेट्स है वो बोन मैरो में जो एक्टिव है हमारे जितने भी सेल्स, दैट विल कॉज द मेगा कैरियोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो उसमें पहला एग्जांपल है दैट इज़ द इम्यून मीडिएटेड। ठीक है, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द प्लेटलेट्स। ठीक है, या फिर ड्रग्स है क्यूनिडीन, उनकी वजह से वो एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसके एग्जांपल है आईटीपी दैट इज़ द इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है, देन SLE that is the systemic lupus erythematosus, and then next is the dengue, and the other example is the B cell cancer। ठीक है, तो हम एक के बाद एक ये जो भी है डिसऑर्डर्स वो अभी ले लेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं दैट इज़ द इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ओके, तो ये रहा। तो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा क्या है, एक्यूट आईटीपी इज़ द शॉर्ट ड्यूरेशन सीवियर सडन ऑनसेट होता है एंड इट इज़ मेनली कॉज्ड इन चिल्ड्रन, इट अकर्स ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। एंड जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है सीवियर सडन ऑनसेट एंड मेनली अकर्स इन चिल्ड्रन एंड इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। क्रॉनिक आईटीपी क्या है, दैट इज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन लेस सीवियर एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज़ ड्यू टू SLE और HIV। ओके, अब पैथोजेनिज्म में क्या है कि आईटीपी में क्या होगा, एंटीबॉडीज फॉर्म होगी एंड उसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा एंड एग्लूटिनेशन होगा, एंड प्लेटलेट्स कोटेड विथ एंटीबॉडीज गोज इनटू द सर्कुलेशन एंड कॉज स्प्लेनिक फैगोसाइटोसिस। ओके, एंड क्लिनिकल फीचर्स में हम देख लेंगे दैट इज़ द गम ब्लीडिंग हो जाएगा, हिमेचूरिया होगा, मिलेना होगा, फिर पेचेकी मतलब जो ब्रूजिंग होगी, फिर परप्यूरा एंड एक्यूट आईटीपी। ओके, डायग्नोसिस में स्प्लीन साइज बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ स्प्लेनिक फैगोसाइटोसिस, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, प्लेटलेट कंपोनेंट रिड्यूस हो जाएगा एंड कूम्स टेस्ट पॉजिटिव होगा। एंड मैनेजमेंट में दैट इज सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट एंड क्रॉनिक में
स्प्लेनेक्टोमी, मतलब स्प्लेनिक फैगोसाइटोसिस ज़्यादा हो जाएगा तो स्प्लीन रिमूव करना भी पड़ सकता है हमारा। तो आईटीपी में देखा हमने, दैट इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन है, सडन ऑनसेट, एक्यूट में तो शॉर्ट एंड अकर्स इन चिल्ड्रन, ठीक है, एंड क्रॉनिक में लॉन्गर ड्यूरेशन, लेस सीवियर, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप होता है। पैथोजेनेसिस में एंटीबॉडी की वजह से क्या होगा, प्लेटलेट एग्लूटिनेशन, एंड प्लेटलेट कोटेड विथ एंटीबॉडीज, उसमें क्या होगा, दैट इज सर्कुलेशन एंड गोज टू सर्कुलेशन एंड इट विल कॉज द स्प्लेनेक्टोमी, स्प्लेनिक फैगोसाइटोसिस। क्लिनिकल फीचर्स में गम ब्लीडिंग, हिमेचूरिया, फिर मेलेनिया, फिर ब्रूजिंग डिसऑर्डर्स, परप्यूरा एंड एक्यूट आईटीपी। ओके, डायग्नोसिस में स्प्लीन साइज बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, प्लेटलेट कंपोनेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड कोम्स्टास पॉजिटिव। एंड मैनेजमेंट में एक्यूट सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट एंड क्रॉनिक में स्प्लीनेक्टोमी करेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी एक अलग से क्वेश्चन पूछा था, दैट इज़ द SLE, ऑल्सो नोन एज द सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। ओके, तो अब हम देखते हैं सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज SLE। तो ये हमको फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि हम प्लेटलेट डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, उसमें हमने क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स में जो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स में जो मेगा कैरियोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, उसका एग्जांपल में हमने एक एग्जांपल पढ़ लिया, दैट इज़ द इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं, दैट इज़ SLE, दैट इज़ द सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। ओके, तो ये मेगा कैरियोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का एग्जांपल है। ओके, अब हम समझते हैं सिस्टमिक मतलब अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स, लूपस का मतलब है वेराइटी ऑफ डिजीज अफेक्टिंग द स्किन, एंड एरिथमेटस का मतलब है रेडनिंग ऑफ स्किन, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट हो एंड वेराइटी ऑफ स्किन डिजीज हो जाए, एंड इट विल कॉज द रेडनेस, ठीक है। दिस डिजीज अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड कैन कॉज अ रेड रैश। ओके, अब हाउ डज लूपस इफेक्ट ऑल दीज ऑर्गन्स, ठीक है। तो इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, एंड इम्यून सेल स्टार्ट ऑफ अटैकिंग द टिश्यूज विच आर मेंट टू बी प्रोटेक्ट। अब जो इम्यून सेल्स होगी वो अपने ही सेल्स पे, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब अपने ही सेल्स पे अटैक कर देना। ओके, एनी टिश्यू और ऑर्गन कुड बी टारगेटेड। अब कॉजेज क्या हो सकते हैं ऑफ SLE, दैट इज जेनेटिक्स प्लस एनवायरनमेंट, दोनों कॉज है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू द UV रेडिएशन, मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है, एंड वुमन आर मोर प्रोन टू SLE देन मैन बिकॉज ऑफ द सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। अब मैंने इधर पे एक रफ मैकेनिज्म समझाने की आपको ट्राई किया है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बताता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा इसको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इधर पे, ठीक है, कि मैकेनिज्म में एक एनवायरमेंटल ट्रिगर हमने दिया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, दैट विल डैमेज द सेल्स एंड कॉज एपोप्टोसिस एंड रिलीज ऑफ द न्यूक्लियर एंटीजेंस। उसकी वजह से क्या होगा कि जेनेटिक फैक्टर कम इनटू एक्शन एंड कैन क्लीन अफेक्टिवली, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो जेनेटिक फैक्टर है वो अफेक्टिवली कैन क्लियर इफेक्टिवली एंड कॉजिंग अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर एंटीजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर एंटीजन इधर पे रिलीज हो गए एंड बहुत सारे हो गए। ओके, एंड जेनेटिक फैक्टर रिकॉग्नाइज एज अ फॉरेन बॉडी, तो इट विल ऑल्सो रिलीज द न्यूक्लियर एंटीजन, एंड दिस लॉट ऑफ न्यूक्लियर एंटीजन एक बार क्रिएट हो गया, ठीक है, तो इट विल क्रिएट द इम्यून रिस्पॉन्स कॉजिंग द एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। अब न्यूक्लियर एंटीजन के लिए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज को बुलाएगा, एंड बाइंड टू एंटीजन एंड द कॉम्प्लेक्स दैट इज डिपॉजिटेड इन टिश्यू, एंड वो कॉम्प्लेक्स जब डिपॉजिट होगा दैट विल कॉज द इन्फ्लामेशन, दैट विल कॉज द रेडनेस ऑफ द स्किन, ठीक है। एंड इट इज़ अ सिम्टम ऑफ द ल्यूपस, ठीक है। एंड वो कौन से होंगे, दैट इज़ द टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, एंड इट द फैगोसाइटिस एंड डिस्ट्रक्शन भी होगा, एंड दैट विल बी द कॉज ऑफ द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो फिर से एक बार देख लो आप कि एनवायरमेंटल ट्रिगर हुआ, उसकी वजह से डैमेज इन द सेल्स हुआ, उसकी वजह से न्यूक्लियर एंटीजन एपोप्टोसिस एंड न्यूक्लियर एंटीजन का रिलीज हुआ, एंड जेनेटिक फैक्टर केम इनटू एक्शन एंड क्लीन इफेक्टिवली, एंड दैट विल ऑल्सो genetic factor will be also responsible to cause release of the nuclear antigen, and genetic factor recognized as foreign body, उसके वजह से भी nuclear antigen release होगा and creates immune response
ठीक है। तो ये सब बहुत सारा न्यूक्लियर एंटीजन जमा हो गया तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा एंड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज सिक्रीट होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट विल कॉज द इन्फ्लामेशन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का, ठीक है। एंड फर्दर क्या होगा, फेगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रक्शन वाया टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो ये हो गया पूरा मैकेनिज्म, ठीक है, हमारा सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस का। ओके, अब सिम्टम्स में हम फिर इसके ब्रीफ सिम्टम्स की बात करेंगे, दैट इज़ फीवर, जॉइंट पेन, रैश एंड वेट लॉस। ओके, एंड अब ये जनरल सिम्टम्स हो गए, फीवर, जॉइंट पेन, रैश एंड वेट लॉस। अब स्पेसिफिक में डिपेंड्स ऑन ऑर्गन एंड टिश्यू, ठीक है। तो हम लेते हैं एक एक करके। एंड डायग्नोसिस इज डिफ़िकल्ट, इट कैन ओनली बी डायग्नोस्ड इफ 4 और मोर क्राइटेरिया मेट। तो मैं आपको जो स्पेसिफिक या फिर सिम्टमेटिक सिम्टम्स बताऊंगा वो 4 या 4 से ज़्यादा हो तभी आपको आइडेंटिफाई होगा इट इज़ अ पेशेंट ऑफ द सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस। ओके, तो स्किन में मोलार रैश, स्किन रैश दैट स्प्रेड अराउंड द नेजियोलेबियल फोल्ड्स, बटरफ्लाई रैश भी बोला सकता है आफ्टर द फोटो एक्सपोजर या फिर बोल सकते हैं द सन एक्सपोजर। ओके, सेकंड इज द डिस्कॉइड रैश। ओके, these are the chronic rash, they can scar and occur in red patches. Third is the photosensitivity, generally on skin and cause of other rashes. और मोलर रैश भी फोटोसेंसिटिव की वजह से ही हो रहा था। ओके, म्यूकोजा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ वेरियस टिश्यूज, ठीक है, एंड अल्सर्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ एंड नोज। सेरोसा में क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वेरियस टिश्यू, दैट इज इट विल कॉज द सेरोसाइटिस। ओके, when can give rise to the it can give rise to the then it can serositis क्या करेगा कि it can give rise to pleuritis around lungs and chest cavity and pericarditis that is around the heart। तो इनर मेम्ब्रेन में क्या अल्सर क्रिएट करेगा एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें प्लूराइटिस दैट इज इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। ओके, एंड स्किन में मोलार रैश, डिस्कॉइड रैश एंड फोटोसेंसिटिव क्रिएट करेगा। ओके, फिर lupus can affect any layer of the heart, that is pericardium, endocardium and myocardium। okay, and Lieberman Sachs endocarditis, ये हम CVS पैथोलॉजी में भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। कंडीशन इन विच इन्फ्लामेशन अकर्स इन द एंडोकार्डियम इन विच वेजिटेशन ऑफ द मिट्रल वाल्व ड्यू टू फाइब्रिन प्लस इम्यून सेल्स। ओके, अब ये वेजिटेशन क्या होता है, तो वेजिटेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया का मतलब इन्फेक्टिव जो कार्डियाटिस होती है उधर पे बैक्टीरियल का आके सेट हो जाना एंड इट विल डैमेज द वाल्व, दैट इज़ द वेजिटेशन ऑफ द मिट्रियल वाल्व। ओके, ठीक है, तो फाइब्रिन की वजह से भी वेजिटेशन हो रहा है एंड प्लस इम्यून सेल्स। अब जॉइंट्स में दैट इज़ इन्फ्लामेशन होगा, अर्थराइटिस, ठीक है, एंड किडनीज में क्या होगा, दैट इज रीनल डिसऑर्डर सच एज एबनॉर्मल यूरिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाएगा, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। ब्रेन में क्या होगा, कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज सीजर्स एंड साइकोसिस। ब्लड में हेमोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट इज द पेनसाइटोपेनिया दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड ल्यूकोपेनिया। ओके, अब एंटीबॉडीज़ में दैट इज़ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ वो क्या कर रही थी, दैट इज़ इट वाज बाइंडिंग टू द एंटीजन एंड फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विच वाज लीडिंग टू द इन्फ्लामेशन दैट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अब एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ में लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स हैव दिस बिकॉज कॉम्प्लेक्स बन रहा था वेरी सेंसिटिव एंड नॉट वेरी स्पेसिफिक। अदर ऑटो एंटीबॉडी कौन सी होगी, दैट इज़ एंटी स्मिट्स एंड एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। तो जो एंटी स्मिट्स होगी दैट विल टारगेट स्मॉल राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स, ठीक है, एंड जो एंटी dsDNA होगी दैट टारगेट डबल स्ट्रैंडेड DNA सीन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ द एक्टिव डिजीज़, ठीक है। तो ये जब एक्टिव डिजीज़ होगी तब हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी एंड द ऑटो एंटीबॉडीज़ आर मोर स्पेसिफिक टू द लूपस। ओके, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, कि हम उसके प्रिवेंट फ्लेयर्स एंड मतलब सनलाइट को अवॉइड कर सकते हैं, फिर लिमिट द सिविरिटी ऑफ द फ्लेयर, ठीक है, जो फ्लेयर हो रहे हैं या फिर जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम लिमिट कर सकते हैं बाय गिविंग इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, एंड जो रेमिटेंस होगा उससे जो रीएमिटेंस मतलब फिर से होने के चांसेस है वो कम कर देंगे। मतलब अगर हम फ्लेयर अप्स जो फिर से जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको हम सप्रेस कर देंगे तो रेमिटेंस कम होगा, एंड अगर हम
प्रिवेंट कर देंगे फ्लेयर अप्स को, दैट बाय अवॉइडिंग सनलाइट दैट कैन बी ऑल्सो द ट्रीटमेंट। मतलब सनलाइट को अवॉइड करिए एंड जो सिम्टम्स है उसको कम होने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे। तो SLE में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो SLE में क्या हो रहा था, दैट इज इट वाज अफेक्टिंग द मल्टीपल ऑर्गन्स, ठीक है। एंड रेडनिकोव स्किन हो रही थी, टाइप 3 एंड टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी का कॉम्बिनेशन। मेनली तो मैकेनिज्म होगा, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हुए, तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर एंटीजन सीक्रेट होगा एंड लॉट्स ऑफ न्यूक्लियर एंटीजन बाय जेनेटिक फैक्टर इज ऑल्सो रिलीज्ड एंड बिकॉज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो सेल्स खुद पे ही रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज एंड एंटीजन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, दैट विल कॉज द इन्फ्लेमेशन। अब थोड़े से फैक्टर्स देख लिया, दैट इज स्किन में मोलार रैश, डिस्कॉइड रैश, रीनल में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ब्रेन में साइकोसिस या फिर बोल सकते हैं सीजर्स, फिर किडनीज में रीनल डिसऑर्डर्स, फिर हार्ट में वो मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम तीनों को अफेक्ट करता है। एंड लिबमेन सेक्स एंडोकार्डाइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वो 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। म्यूको अल्सर सेरोसा में प्लूराइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस आउटर मेम्ब्रेन में, फिर म्यूकोजा में इनर मेम्ब्रेन में अल्सर्स क्रिएट कर रहा था, ओके। एंड जो उसका क्या बोल सकते हैं हम, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक एंड वेरी सेंसिटिव होता है। एंड अदर ऑटो एंटीबॉडीज दैट आर एंटीस्मेट्स एंड एंटी DSDNA दे आर मोर स्पेसिफिक फॉर लूपस। एंड ट्रीटमेंट में अवॉइड सनलाइट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स हमको देना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द SLE, that is one more example of the megakaryotic thrombocytopenia, okay. And dengue and B cell cancer are also the other एग्जाम्पल्स, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, दैट इज़ द नॉन इम्यून मीडिएटेड, ओके। ये मेगाकैरियोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में सब क्लास है, ओके। दैट इज फर्स्ट इज DIC डिसिमेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, फिर HUS दैट इज द हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, एंड TTP दैट इज द थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ओके। तो ये 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन मेगाकैरियोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में ITP एंड SLE दे 2 आर आस्क्ड, मतलब अलग से पूछे जाते हैं, ठीक है, आस्क्ड सेपरेटली। इन्वेस्टिगेशन में कूम्स टेस्ट इज पॉजिटिव इन इम्यून मीडिएटेड मेगाकैरियोसाइट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड कूम्स टेस्ट इज नेगेटिव इन नॉन इम्यून मीडिएटेड मेगाकैरियोसाइट थ्रोम्बोपेनिया। अब ये कूम्स टेस्ट बार बार आए जा रहा है, ठीक है, तो कूम्स टेस्ट भी हमको जान लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं जो अभी बता देता हूँ, ठीक है, अभी जान लेना ज़रूरी होगा। सॉरी गाइस, मैंने पेज चेंज करना भूल गया था, तो ये इधर पे नॉन मीडिएटेड के एग्जांपल है, डेट इज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, DIC डिसिमेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, HUS हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड TTP दैट इज द थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ठीक है। तो कूम्स टेस्ट में वो कहाँ पॉजिटिव होंगे, दैट इज इम्यून मीडिएटेड मेगाकैरियोसाइट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, दैट इज ITP एंड SLE में। कूम्स टेस्ट कहाँ नेगेटिव होगी, दैट इज नॉन मीडिएटेड मेगाकैरियोसाइट नॉन इम्यून मीडिएटेड मेगाकैरियोसाइट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। तो ये कूम्स टेस्ट भी हम अभी देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज फिर बाद में अलग से ये वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं, बिकॉज जहाँ आप कंसेप्ट है वहाँ पे भी आप सब आंसर समझ सकते हो, ओके। तो कूम्स टेस्ट या डायरेक्ट कूम्स टेस्ट को हम ऑल्सो बोलेंगे, दैट इज़ द एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। तो कूम्स टेस्ट को अलग से भी फ्रेम करके पूछ लिया जाता है, अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ओके। तो एंटीग्लोबुलिन टेस्ट या डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, तो इसका कंसेप्ट क्या है, इन कंडीशन सच एज ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक अनेमिया, ओके, like the body produces antibodies against the antigen on RBCs causing immune mediated action that destroys RBC causing anemia, ओके। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया है तो बॉडीज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी अगेंस्ट द एंटीजन ऑन RBC, मतलब जो RBC पे जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इट विल कॉज द इम्यून मीडिएटेड एक्शन दैट कॉजेज द इम्यून मीडिएटेड एक्शन दैट डिस्ट्रॉयज द RBC कॉजिंग अनीमिया। तो जो RBC जो अनीमिया कॉज कर रहे थे उनको वो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देगी, ओके। अब कूम्स रिएजेंट क्या है, तो कूम रिएजेंट इज मेड फ्रॉम द सेपरेटिंग सीरम विथ एंटीबॉडी, मेड फ्रॉम द ह्यूमन सेपरेटिंग सीरम विथ एंटीबॉडी, ओके। तो उसमें क्या है कि
ह्यूमन को के सीरम को सेपरेट कर देते हैं विथ एंटीबॉडी के साथ। फिर उसको क्या करते हैं पहले, देन सीरम इज इंजेक्टेड इनटू लैब एनिमल एंड लैब एनिमल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीबॉडी सीरम ऑफ ह्यूमन। अब ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से कि मैंने आप अपने पे एग्जांपल कर सकते हो, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको एक ह्यूमन दिया, ठीक है, दैट इज़ अ पे सब्जेक्ट, ओके। अब वो सब्जेक्ट से आपने ब्लड निकाला एंड फिर उसको सीरम एंड ब्लड को सेपरेट कर दिया, ओके। तो सीरम होता क्या है, तो सीरम इज़ कि हमने सीरम सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो सीरम होता क्या है कि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, तो बाकी सब तो प्रोटीन सच एस एंटीबॉडी एंटीजन हार्मोन्स उसमें होंगे, ओके। तो सीरम अब हमने ह्यूमन का निकाल के लैब एनिमल में इंजेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब वो लैब एनिमल के लिए क्या होगा कि वो बाहर से आया हुआ फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। तो उसकी वजह से लैब एनिमल के बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, बिकॉज वो जो एंटीबॉडीज़ हमने जो ह्यूमन की एंटीबॉडीज डाली थी दैट विल बिहेव एज अ एंटीजन टू द लैब्स एनिमल बॉडी, ओके। तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, ओके। देन ब्लड फ्रॉम द एनिमल्स इज ड्रॉन एंड सेपरेटेड टू गिव फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। तो अब ब्लड ड्रॉन किया गया लैब एनिमल्स में से, ठीक है, टू गिव सेपरेट फॉर्म एंटीबॉडी। तो अब पॉजिटिव टेस्ट रिक्वायर अबाउट 200 एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल टू अटैच ऑन ईच रेड ब्लड सेल। मतलब एक पॉजिटिव टेस्ट आने के लिए 200 एंटीबॉडीज शुड अटैच द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू ईच रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो ये फॉर्म्ड एंटीबॉडी हमारी बन गई, ओके, बिकॉज एंटीबॉडीज क्या बोलते हैं कि ह्यूमन से निकाली गई एंड लैब एनिमल में डाली गई एंड इट इज़ अगेन फॉर्म, तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देन इट विल फॉर्म द, ठीक है, वो एंटीजन के साथ अटैच कर जाएगी एंड हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ओके। तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट स्कूम टेस्ट की, ठीक है। तो इट विल डिटेक्ट एंटीबॉडी अटैच टू द आरबीसी, ठीक है। तो वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर देगी, ठीक है। द पेशेंट्स रेड ब्लड सेल्स आर मिक्स्ड विद द कूम्स रिएजेंट विच कंटेन्स एंटीबॉडी अगेंस्ट द ह्यूमन आईजीजी एंड आईजीएम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पेशेंट रेड सेल्स को क्या करते हैं, कूम रिएजेंट का मिक्स कर देते हैं और वो कूम रिएजेंट विच कंटेन्स एंटीबॉडी अगेंस्ट ह्यूमन आईजीजी एंड आईजीएम कॉम्प्लीमेंट। अब वो क्या कंटेन करेगा, दैट इज आईजीजी एंड आईजीएम कॉम्प्लीमेंट की अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो सीक्रेट करेगा। इफ रेड सेल्स हैव बीन कोटेड विथ एंटीबॉडी इन वीवो द कूम्स रिएजेंट विल इंड्यूस एग्लूटिनेशन एंड दिस कैन बी डिटेक्ट विजुअली, ठीक है। अगर अब सेल्स हैव कोटेड एंटीबॉडी, ठीक है, तो अगर एंटीबॉडी कोटेड होगी बॉडी में ही दैट इज इन वीवो द कूम रिएजेंट विल इंड्यूस द एग्लूटिनेशन, ठीक है। तो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा एंड एग्लूटिनेशन विल अकर, ठीक है, और हम विजुअली उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो इसके देखो पिक्टोरल प्रेजेंटेशन में जो है इधर पे वो बाउंड है एंटीजन से, ठीक है। एंड फिर जो एंटीबॉडीज़ है वो फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ वो आके कहाँ अटैच हो जाएगी, वो जो एंटीजन है उसके साथ अटैच हो जाएगी एंड इट विल बी एग्लूटिनेट, ठीक है। तो उससे हमको पता चल जाएगा। डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी बाउंड रेड सेल, एंटीबॉडी डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी बाउंड टू द रेड सेल सरफेस। मतलब ये देखो एंटीबॉडी सॉरी मैं एंटीजन नहीं ये एंटीबॉडी है, मैं करेक्ट करना चाहूँगा इधर पे कि जो रेड सेल से बाउंड एंटीबॉडी है उससे क्या करेंगे, ये जो फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ है जो कुंभ एजेंट्स में वो क्या करेंगे, वो उसके साथ एंटीबॉडीज़ के साथ जो आरबीसी के साथ एंटीबॉडीज़ अटैच्ड है उस पर अटैच हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म द एग्लूटिनेशन, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल में दैट इज़ ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया में यूज़ होगा, ऑटो इम्यून हिमोलिसिस में, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में यूज़ होगा एंड ड्रग्स इंड्यूस हिमोलिसिस में यूज़ होगा, ठीक है। तो कूम्स टेस्ट इससे पहले हमने एनीमिया में भी पढ़ी थी एंड अभी हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में भी इसको पढ़ रहा है, ओके। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि जो रेड आरबीसी पे जो ऑटो मतलब सेल्फ एंटीबॉडी लगी है उसको पहचानना एंड फिर उसके हिसाब से रिएक्शन देना, ठीक है। तो कूम्स रिएजेंट कैसे बनाते हैं कि सीरम एंटीबॉडी को लिया एंड लैब एनिमल में डाला एंड उससे जो एंटीबॉडी बनी उसको हमने कूम्स रिएजेंट यूज़ किया। फिर हम उसके कूम्स टेस्ट में क्या करेंगे कि आरबीसी को मिक्स करेंगे कूम रिएजेंट के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर अटैच्ड पहले से होगी तो वो कूम्स रिएजेंट की जो एंटीबॉडी है वो जाके अटैच हो जाएगी एंड इट विल कॉज द एग्लूटिनेशन, ओके।
ठीक है, तो आई होप ये टेस्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये कूम्स टेस्ट भी समझ में आया होगा गाइज। मैं इधर पे तीन क्वेश्चन साथ में लिए, दैट इज़ प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, SLE एंड कूम्स टेस्ट। तो बिकॉज ये कंसेप्ट इधर पे ही समझाना ज़रूरी था, बिकॉज कूम्स टेस्ट बार बार आ रहा था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, एंड हम बात कर रहे थे मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में दो क्लासेस की बात की, दैट इज़ इम्यून मीडिएटेड एंड नॉन इम्यून मीडिएटेड। तो कहाँ कौन से पॉजिटिव आ रहा था, दैट इज़ इम्यून मीडिएटेड में, दैट इज़ ITP एंड SLE, दैट इज़ द इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा एंड सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। ठीक है, और नॉन इम्यून मीडिएटेड में कूम्स नेगेटिव आ रही थी। अब नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ हाइपो एक्टिव में, दैट इज़ द ए मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोपेनिया। उसमें क्या है, दैट इज़ बोन मैरो फेलियर ड्यू टू फाइब्रोसिस एंड रेडिएशन फाइब्रोसिस। ठीक है, एंड B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होगा, फिर ल्यूकेमिया में होगा, एंड ड्रग्स टॉक्सिसिटी इन बोन मैरो, दैट इज़ द एंटी कैंसर ड्रग्स। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। प्लेटलेट डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन, ITP, SLE, कूम्स टेस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा गाइस, बिकॉज ये कंसेप्ट समझाना ज़रूरी था ज़्यादा तीनों का। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो थैंक यू।